गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिज्ञासा आयोजित आयुर्प्रवेश ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में जो दूसरा चरण है, ऑनलाइन लेक्चर्स ऑन आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स फ्रॉम क्लासिक्स टू क्लिनिक्स, इसके दूसरे चरण में आप सब लोगों का मैं वैद्य अभय कुलकर्णी मनपूर्वक स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले के सेशन में हमने वात दोष के ऊपर विचार किया था, क्योंकि वात दोष उस दिन बहुत बड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा प्रकोप था, बाहर भी और हमारे अंदर भी, और शायद इस कंप्यूटर में भी। तो उसकी वजह से हम वो सेशन ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा कहा गया है कि आप सर आप जो बाकी बचा हुआ है तो वो पूरा करें और उसके बाद हम आज के सब्जेक्ट की तरफ जाएं। तो मैं जानता हूं आप लोगों का दिन काफी बड़ा रहा होगा और आजकल काम भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी ने कुछ दिया है, ऐसा मैं सुन रहा हूं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज का प्रेजेंटेशन, आज का जो लेक्चर है ऑनलाइन, वो मैं 60 मिनट्स का या उससे थोड़ा ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा। और इस 60 मिनट्स में मैं चाहूंगा कि आपका जो कंसेप्ट है वात दोष का और पित्त का, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मेरे इस व्याख्यान के बाद मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से जो आयुर्वेद की संकल्पना है वात दोष की और पित्त दोष की, वो आपकी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो हमने वात का, जैसे वात कला कली अध्याय में का एक कैनवास देखा था और हमने एक उस पे ऐसा देखा था कि वात का स्वरूप क्या है, वो कैनवास पे हमने हमारे मन पटल पे हमने प्लॉट करने की चेष्टा की थी। तो मैं चाहता हूं कि वो आपके मन में हमेशा रहे। और हम लोग ने वात के जो 5 प्रकार है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, इनमें से प्राण और उदान का वर्णन जो है वो पूरा किया था। तो आज हम शुरू करते हैं व्यान से। अब देख लीजिए कि ये जो 5 प्रकार है वात के, तो उसमें सब में अन अन ऐसा लिखा है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, सब में अन है। तो ये वात का अब इसके संस्कृत के पास में नहीं जाऊंगा, शायद ये सब लोगों के इंटरेस्ट का विषय नहीं है, तो फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जस्ट एक ऑब्जर्वेशन मैंने कर दिया। और उसके बाद ही पित्त के बारे में भी त ये प्रत्यय लगाया गया है, और कफ के बारे में सब क, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, इस तरीके से क लगाया गया है। तो इसका ही विशेष रीजन है और उसका एक संबंध है। तो आज हम व्यान की बात करेंगे। ये व्यान वायु जो है उसको कहा गया है, जैसे हम बता रहे थे कि ये सारे वायु के हेड ऑफिसेस बताए गए हैं, हेडक्वार्टर्स बताए गए हैं। जैसे प्राण का हेडक्वार्टर है सर, उदान का हेडक्वार्टर है उरक, और उनका ऑपरेटिंग एरिया भी फिक्स कर दिया गया है। पूरे सर से लेके पांव तक अगर हम देखें तो हर एक वायु को अपना अपना क्षेत्र दिया गया है, और उस एरिया में जो अवयव है, उस एरिया के जो फंक्शंस है, वो सारे उसमें उसका विभाजन किया गया है, उन कार्यों का विभाजन किया गया है। वैसे हमारा ये जो बंधु है व्यान, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो हेडक्वार्टर इसका यह बताया गया है, व्यानो हृदय स्थिता। हृदय स्थिता मतलब हृदय। अब ये आयुर्वेद की हृदय की संकल्पना बहुत विस्तृत है, बहुत अलग है। मॉडर्न में मेडिसिन में हृदय को सिर्फ एक
ब्लड पंप करने वाला एक पंप के जैसा मस्कुलर ऑर्गन, ऐसा कहा गया है। अब उसके काम के कारण उसकी कुछ विशेषता है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हृदय को षडंगम अंग विज्ञानम इंद्रियाणि अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेता चिंत्यम च हृदय संस्थितम, मतलब मन का भी स्थान बताया गया है, आत्मा का भी स्थान बताया गया है, बुद्धि का भी स्थान बताया गया है। तो उसके बारे में एक बार कभी फिर से विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि फिर विषय ये हो जाएगा। लेकिन ये हृदय, इस हृदय को जो हम हृदय कहते हैं, मॉडर्न में भी जिसको हार्ट कहते हैं, 4 चैम्बर वाला, वही हृदय हमें आयुर्वेद में भी अपेक्षित है। और उसी हृदय, ये व्यान का हेडक्वार्टर बताया गया है। हृदय में रह के कृष्ण देहचारी, मतलब सारे शरीर में वो फैलता है, सारे शरीर में काम करता है। और उसका दूसरा डिस्क्रिप्शन किया गया है, कैसा है ये व्यान। ये व्यान जो बताया गया है, ये महाजवाहा, मतलब जवा मतलब स्पीड, जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जो शीघ्र वेगी होता है, ऐसा ये व्यान वायु बताया गया है। मतलब शरीर में कहीं से भी कहीं पहुंचना हो, कहीं से भी कहीं कोई पोषण तत्व है जिसको लेके जाना हो, मल को लेके आना हो, कोष्ठ शाखा गति हो, किसी भी तरह की गति हो, ये व्यान का विषय है। व्यान ये सब कंट्रोल करता है। इसके लिए उसके कार्यों में बताया गया है, गति अपक्षेपण उत्क्षेप निमिषोन्मेषण आदि कहा। अपक्षेपण मतलब नीचे लेके जाना, उत्क्षेपण मतलब ऊपर लेके जाना, निमिषोन्मेष मतलब आंखों का बंद करना और खोलना। तो ये जो क्रियाएं हैं, ऐसी सारी क्रिया है, जितनी भी गति है, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी वात के अंदर है। एक मॉडर्न दृष्टि से देखा जाए, मॉडर्न दृष्टि से इसके बारे में सोचा जाए, तो ये व्यान इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन। हमारा जो रस रक्त संवहन है, रस रक्तों का मतलब जैसे आहार को अंदर लेके जाना, ये प्राणवायु का काम है। फिर उसको पचन में मदद करना, ये समान वायु का काम है। और फिर वहां से एक बार उसका पृथक्करण हो गया, तो उसके बाद वहां से इंटेस्टाइन से लेके फिर लिवर के थ्रू हार्ट तक लेके जाना, और हार्ट से सारे शरीर में लेके जाना, ये सारा काम अगर कोई वायु करता है तो ये वात है। अच्छा, अगर सर्कुलेशन से ही इसका संबंध है क्या? नहीं, सारी शरीर में के जो मूवमेंट्स है, जैसे वॉलंटरी मूवमेंट्स है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, ये सारी मूवमेंट्स जो है, ये व्यान वायु के कारण होती है। तो इसका मतलब है कि व्यान जो है, व्यान ये सबसे कम्युनिकेट करने वाला है। व्यान, अगर इसमें देखा जाए तो व्यान ये मार्केटिंग वाला जैसा होता है, जो सब तक पहुंचता है और सारा फीडबैक हेड ऑफिस को देता है। अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करे तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यान ये मार्केटिंग के जैसा काम है, सब तक पहुंचने का। उसकी गति है कि बहुत जल्दी ही सब तक पहुंचता है, इसके लिए यह इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अभी रहता है पूरे शरीर में होता है, तो इसका सारे, जैसे सर में जाएगा तो प्राण के साथ काम करेगा, उरस स्थान में जाएगा तो उदन के साथ काम करेगा, कोष्ठ में जाएगा तो समान के साथ काम करेगा, अधो शरीर में जाएगा तो अपान के साथ काम करेगा। इसलिए सारी वायु के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। और ये रिपोर्ट पक्वाशय को, मतलब जो वायु का स्थान है, मेन स्थान है, वहां पे रिपोर्ट करता है। उसका कंट्रोल वहां पे है। अगर उसको नियमन करना हो, अगर उसको कुछ उपचार करना हो, तो वो पक्वाशय से किया जा सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया व्यान का स्वरूप। अब ये जो व्यान है, ये हमने देखा है कि अष्टांग हृदय ने निदान स्थान में, मतलब वात शोणित निदान में आखिरी में, ये इन सारे वायुओं के कैसे कुपित होते हैं, और फिर कुपित होने के बाद कौन से विकार करते हैं, ये भी समझाया गया है। तो उसमें व्यान किस चीज से कुपित होता है, किन किन चीजों से कुपित होता है? तो व्यानो अतिगमन ध्यान क्रीड़ा विषम चेष्टित ही। अतिगमन मतलब ज्यादा घूमना, ज्यादा मूवमेंट करना, स्वाभाविक ये मूवमेंट वाला है। वैसे तो सारा वायु गति से रिलेटेड है, लेकिन विशेषतः व्यान वायु ये गति से रिलेटेड है। तो उसको अतिगमन, ज्यादा चलना, ध्यान मतलब ज्यादा एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे रहना, इससे भी व्यान प्रकोपित होता है। क्रीड़ा, ज्यादा क्रीड़ा करने से, हम लोग क्रीड़ा मतलब स्पोर्ट, हम लोग जब स्पोर्ट खेलते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता है। हम लोग
खेलते जाते हैं, मस्त मस्त हो जाते हैं गेम में, और हमें बाकी चीजों का ध्यान नहीं रहता है, तो कितना एक्सर्शन होता है ये भी हमें समझ में नहीं आता है। तो ज्यादा ये सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनको, जैसे आपने देखा है कि क्रिकेटर होते हैं, फास्ट बॉलर होते हैं, उनको इंजुरी के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा खेलते हैं, तो इनका क्रीड़ा के वजह से इनका व्यान वायु कुपित होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे अगर पेशेंट्स आपके पास आए कि आपको इनको कंसल्टेशन देना है, तो आप किस चीज का विचार करोगे? तो स्वाभाविकतः आप व्यान वायु का विचार करोगे। विषम चेष्टित ही, जैसे हम स्टूडेंट्स को बहुत एक आदत होती है कि हम लोग बैठते हैं अध्ययन के लिए, लेकिन बैठते नहीं है, हम लोग अध्ययन के लिए लेटते हैं। हम लोग तकिया लेके उसके ऊपर इस दिशा में या उस दिशा में लेट जाते हैं, पैर फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं, गर्दन ये करते हैं, ऐसी टेढ़ी करते हैं, वैसी टेढ़ी करते हैं। तो ये इसको, और उसी इसमें कभी कभी अपने को छींक आ जाती है, तो जोर से छींक आती है, फिर उस समय आपने कभी कोई अनुभव किया होगा कि उसमें स्पैज्म हो जाता है, अचानक आपको वात विनमन, स्नायु विनमन हो जाता है, और आपको कैच, मस्कुलर कैच हो सकता है। ऐसे बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। तो इस तरीके से व्यान को ऐसे विषम चेष्टा कहते हैं, मतलब अच्छी स्थिति में न बैठे हुए उसकी गति अफेक्ट हो जाती है। देखिए, आपने अगर फिजिक्स सीखा है, तो आपने वेक्टर देखा सुना होगा। तो वेक्टर मतलब क्या होता है कि एक दिशा में अगर गति होती है, आप कल्पना कीजिए, आप यू आर स्टैंडिंग इन अ रेक्ट पोजीशन, और आप कल्पना कीजिए कि आपका जो सर्कुलेशन है, वो ऊपर से नीचे सर्कुलर एक दिशा में घूमता रहता है। फिर आपका जो मूवमेंट्स है, बाकी के मूवमेंट्स है, वो ट्रांसवर्स होते हैं या ऑब्लिक होते हैं या अलग अलग दिशा में होते हैं, तो इनके दो मूवमेंट्स जब एक साथ होते हैं, और कल्पना कीजिए आप पृथ्वी पे है, पृथ्वी का ग्रेविटेशन का फोर्स है, पृथ्वी का रिवॉल्विंग का फोर्स है, तो ये सारी चीजों में से वेक्टर तैयार हो जाते हैं, और इस वेक्टर को बैलेंस करना ये व्यान वायु का काम है। तो इसके लिए विषम चेष्टा, अगर गति अलग हो गई, शरीर की पोजीशन अलग हो गई, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो चेंज हो जाता है, और इसके लिए फोर्स गलत तरीके से अप्लाई होता है, और इसके लिए व्यान वायु के प्रकोप का कारण बन जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ विरोधी अन्न सेवन करना, रूक्ष अन्न सेवन करना, ये चीजें भी व्यान वायु को प्रकोपित करती है। हमने देखा है कि प्राण वायु में भी रुक्ष का वर्णन आ गया है। रुक्ष अन्न सेवन करने से प्राण वायु भी कुपित होता है, और रुक्ष अन्न सेवन से आगे जाके हम देखेंगे कि अपान वायु भी प्रकुपित होता है। तो इसके लिए ये देखना, समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको रुग्ण के इतिहास में, हिस्ट्री टेकिंग में अगर आपको देखने को मिलता है कि रुक्ष अन्न का सेवन ये हिस्ट्री है, तो उस आपको समझना चाहिए कि इसके प्राण को, व्यान को और अपान, इन तीन वायुओं के प्रकारों को ज्यादा डेंजर है, ज्यादा धोखा है इसको। अब आगे का जो भाग है, विरोधी रुक्ष भी हर्ष विषादाद्यश्च दूषिता। अब ये साइकोलॉजिकल भावों से भी ये विकृत हो जाता है, प्रकुपित हो जाता है। अब इसके यहाँ पे आपको हृदय का जो वर्णन है, ये आयुर्वेद का वर्णन, ये ध्यान में रखना जरूरी होता है। चिंत्यम च हृदय संस्थितम, चिंत्य मतलब विचार, मतलब मन। ये चिंत्य, ये किसका काम है? ये मन का काम है। तो मन कहाँ पे होता है? तो मन हृदय में होता है, और व्यान वायु भी हृदय में होता है। तो स्वाभाविक है कि मन का जो काम है, चिंतन है, शोक है, भय है, तो ये सारा कहाँ उत्पन्न होता है? ये सारा अपने मन में उत्पन्न होता है। और जब मन में ये भय उत्पन्न होता है, तो ये किस वायु को दूषित करता है? काम शोक भयाद वायु। कौन सा वायु दूषित होता है, कौन सा वायु प्रकृत होता है? तो इतना भी स्पेसिफिक हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भय से व्यान वायु प्रकुपित हो जाता है, हर्ष से भी व्यान वायु प्रकुपित हो जाता है, और हम लोग विषाद, मतलब एक डिप्रेशन जिसको कह सकते हैं, कि कुछ न करने की इच्छा होना, कोई अच्छा, कुछ चीज अच्छा न लगना, ये सारी चीजों को विषाद, और ये मानसिक भावों से प्राण भी दूषित होता है, क्योंकि प्राण भी हृदय का धारण करता है और व्यान भी। और ऐसे स्थिति में अगर ये बहुत ज्यादा हो गए, तो आवृत्तवात जैसी संकल्पना हो जाती है। हम इसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है। अब ये व्यान प्रकुपित हो जाए तो कौन से विकार निर्माण करता है? तो पूंस्तोत्साह बल भ्रंश, पुंस्तव का
हानि, पुंस्त्व का भ्रंश, उत्साह का भ्रंश और बल का भ्रंश। मतलब आदमी दुर्बल महसूस करता है, पुंस्त्व शक्ति उसकी, सेक्सुअल जो अर्ज है, डिजायर है उसकी, वो अचानक से कम हो जाती है। उत्साह, जो प्रेरणा कुछ करने की उर्मी होती है, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, ये मानस भाव है। बल एक बहुत बड़ा व्यापक संकल्पना है। तो आदमी का बल कम हो जाता है, और जब जब दुर्बल फील करता है तो हमें समझना चाहिए कि व्यान वायु विकृत हो गया है। अच्छा, उसके साथ साथ शोफ, चित्तोत्प्लव और ज्वर। शोफ हमें बिल्कुल समझ में आता है क्योंकि सर्कुलेशन से रिलेटेड है। अगर व्यान वायु ठीक नहीं है तो सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, और या तो फिर ज्यादा हो रहा है तो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। और चित्तोत्प्लव मतलब डूब जाना, मन का डूब जाना, मन को अच्छा न लगना, उसको चित्तोत्प्लव कहते हैं। और ज्वर मतलब ये ज्वर से लेके बाकी सारे व्याधि, सर्वांग रोग जो है, ये व्यान वायु में, उसकी व्यान वायु की दुष्टि होना चाहिए। हमारा एक प्रिंसिपल है, दोषा एव ही सर्वेशम रोगाणाम एक कारणम। कोई चाहे कौन सा भी व्याधि हो, उसमें कोई ना कोई दोष, एक या दो या तीन ऐसे दोषों का संबंध हमेशा जरूर रहता है। और ऐसे दोष, ऐसे स्थिति में कौन सा वायु का आप विचार करेंगे, तो व्यान वायु। स्वाभाविक है, आपको हेतु सेवन के बाद होता है, तो हेतु सेवन सारी जगहों पे निकल लेके जाने के लिए कौन काम करता है, व्यान वायु काम करता है। दवाई आपको लेके जाने, उस सारे शरीर में लेके जाने को कौन काम करेगा, तो व्यान वायु काम करेगा। इसके लिए सर्वांग रोग। अच्छा, निस्तोद आगे का लक्षण जो है वो निस्तोद है, मतलब कोई भी तरीके की वेदना हो। अब कल्पना कीजिए, शीघ्र गति वाला है, उसकी गति महाजव मतलब बहुत ज्यादा गति है। अगर प्रकोप हो जाता है तो उसकी गति और भी बढ़ जाती है, और भी जब गति ज्यादा बढ़ जाती है तो वो पेन निर्माण करता है। शूलम च विगुणो अनिलहा, जभी जभी शूल होता है तो विगुण हुआ अनिल ही शूल उत्पन्न करता है। अच्छा, वायु को विगुण कौन करता है, कौन सा वायु विगुण होता है, तो व्यान वायु विगुण होता है। इसके लिए जभी जभी वेदना आपको कोई पेशेंट में मिलेगी तो उसको आपको समझना चाहिए कि ये व्यान वायु की दुष्टि है। इसके साथ साथ दो अलग आगे के लक्षण है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रोमहर्ष और अंग सुप्तता। इससे अपने को पता चलता है कि व्यान वायु ये इज रिलेटेड टू सेंसेशन। जब सेंसरी लॉस हो जाता है किसी पार्ट का या किसी अवयव का या किसी भाग का, तो उसमें अपने को पता चलना चाहिए कि व्यान वायु की दुष्टि हो गई है। क्योंकि व्यान में रोमहर्ष भी होता है, मतलब एक्सेसिव सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है स्किन, और अंग सुप्तता भी हो जाती है, मतलब सेंसरी लॉस भी हो जाता है। तो ये दोनों केसेस में व्यान वायु की दृष्टि होती है। और ये इससे हमें ये पता चलता है कि नर्वस सिस्टम पे, सारे शरीर के नर्वस सिस्टम पे भी ये वात व्यान वायु का कंट्रोल है। अब इतना एक बार हमें समझ में आया, तो इसका कार्य अगर समझ में आता है, ये उसके गुण समझ में आते हैं, तो हमें इसके विकार समझने में आसानी होती है और हमें चिकित्सा में आसानी होगी। अब आगे का जो वायु है वो है समान वायु। समान वायु के बारे में कहा जाता है कि समानो अग्नि समीपस्थः। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर है अग्नि के समीप वाला एरिया, मतलब कोष्ठ। अग्नि समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः, सारे कोष्ठ में बताया जाता है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा अपने जो कंसेप्ट है, our concept, we need to extend those concept a little bit। जो हमारे कंसेप्ट संकल्पना है वो छोटी सी हो जाती है। हम अग्नि को सिर्फ जठरा अग्नि समझते हैं और कोष्ठ को सिर्फ एब्डोमेन समझते हैं। तो जहां जहां पे भी ग्लैंड हो, जहां जहां पे भी अवकाश हो, ऐसा कोई पोर्शन हो, सारों को कोष्ठ कहा जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो कोष्ठ का वर्णन है वो अंतकोष्ठ, महास्त्रोत, इसका ही एब्डोमिनल कैविटी को ही कोष्ठ या महाकोष्ठ कहा गया है, और उसको ही रेफर करते हैं। लेकिन ये अष्टांग हृदय ने कहा है कि अब समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। अब इसका काम क्या बताया है? अन्नम गृह्णाति, अन्न को ग्रहण करता है। जो प्राणवायु ने दिया है उसको, अन्न को ग्रहण करना, उसको धारण करना, कुछ देर तक ओके, उसको स्टोर करना, ये काम है
फिर पचती, उसका पचन में मदद करना, पचन तो पित्त करता है लेकिन उसके कार्य में मदद करना, ये इंपॉर्टेंट है। समान का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा कि अग्नि के 4 प्रकार है, समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि। ये 4 अग्नि का जो फंक्शन है, ये 4 अग्नि के जो प्रकार है, ये समान के ही कारण निर्माण हुए हैं। समाहा समाने स्थानस्थे, अगर समान वायु अच्छा काम करता है, अपनी जगह पे है, तो समाग्नि जैसा काम करेगा। मतलब क्या, जितना भी खाया वो अच्छी तरह से पचन हो सकता है, उसका पचन किया जाएगा। समाहा समाने स्थानस्थे विषमो अग्निर्विमार्ग के, अगर समान वायु विमार्ग हो गया तो विषमाग्नि। ये विषमाग्नि वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये बड़े अजीब होते हैं। इनके माओ को, इनके मैस वालों को, इनके रिश्तेदारों को बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये कभी खाना खाएंगे, अग्नि अच्छा होगा तो बहुत ज्यादा खाएंगे, अग्नि ठीक नहीं रहा होगा कुछ नहीं खाएंगे, तो मंदाग्नि से भी कम खाएंगे। तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए विषमाग्नि। और ये विषमाग्नि कैसे तैयार होता है, तो ये समान वायु के स्थिति से तैयार होता है। अगर समान वायु विमार्ग हो गया हो, अपनी जगह पे नहीं हो, तो उसको समान वायु ये विषमाग्नि हो सकता है, कर सकता है। समा विषमाग्नि पित्ता भी मूर्छित तीक्ष्ण, अगर ये समान वायु पित्ता भी मूर्छित हो गया। अब यहाँ पे एक ध्यान में लेने वाली बात यह है कि इसको वायु का एक इंपॉर्टेंट गुण है जिसको हमें ध्यान में लेना चाहिए, वो है योगवाही। योगवाह परम वायु, योगवाही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ योगवाही है। योगवाही का मतलब क्या है, योगवायु परम वायु संयोगात उभयार्थकृत, दाहकृत तेजसा युक्ता, शीतकृत सोम संश्रया। मतलब वायु ही है, तो ये पित्त के साथ होने के बाद वो दाह को बढ़ाता है, और कफ के साथ होने के बाद वो शीत को बढ़ाता है। तो ऐसे दोनों गुण दिखाने वाला ये वायु होता है। ये इसका समान गुणधर्म, ये वायु का गुणधर्म योगवाह एक इंपॉर्टेंट गुणधर्म है जो समझना चाहिए। और वही यहाँ पे पित्ता भी मूर्छित होने के बाद तीक्ष्ण अग्नि हो जाता है, और कफा भी मूर्छित होने के बाद मंदाग्नि हो जाता है। ऐसा ये मतलब समान का काम है, इसका हेड ऑफिस और उसका ऑपरेटिंग एरिया कोष्ठ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, चरकाचार्य ने थोड़ा सा समान का जो कार्य है वो व्यापक बताया है। वो क्या कहते हैं, स्वेदांबु दोषवाहानी श्रोतांसी समधिष्ठिता अंतरग्निश्च पार्श्वस्थ समानो अग्निबल प्रद। ये जो समान ये जो समान वायु है, ये स्वेद वस्त्रुतस, सारे शरीर में फैले हुए, पूरे स्किन पे फैले हुए। दोष दोष वस्त्रुतस, वात पित्त कफ के सारे शरीर भर फैले हुए हैं। और अंबु वस्त्रुतस मतलब उदक वस्त्रुतस, इसको भी पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसके लिए सारे समान वायु का कार्य जो है वो अग्नि समीप जरूर है, अग्नि का काम जरूर है, लेकिन उसका काम सारे शरीर में है, क्योंकि अग्नि को भी सारे शरीर में फैला हुआ है, ऐसा बोलते हैं। अन्न से पक्ता पित्तम चु पाचकाख्यम पुरेरितम दोष धातु मलादीनाम ऊष्मा इति आत्रेय शासन। आत्रेय शासन मतलब चरक क्या कहते हैं कि केवल अग्नि वो ऐसा ज्वाला वाला या ऐसा ऐसा पित्त ऐसा अग्नि शरीर में नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता है। ये अग्नि जो है ये ऊष्म स्वरूपों में होता है। एक बार विस्तार से अग्नि के बारे में, आयुर्वेद का अग्नि के स्वरूप के बारे में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। तो इसके लेकिन अभी देहोष्मा ये स्वरूप में अग्नि है और वो सारे शरीर में फैला हुआ है, ऐसे चरकाचार्य का रेफरेंस है। तो सारा जो थर्मोस्टेसिस मैकेनिज्म है, जो कोर बॉडी टेम्परेचर मॉडर्न मेडिसिन में कहा जाता है, तो उससे समान वायु का संबंध है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। डाइजेशन, हीट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे मेटाबॉलिज्म, ये सारे काम समान वायु के कारण होते हैं शरीर में। ये इंपॉर्टेंट बात उसमें ध्यान में लेना जरूरी है। अच्छा, ये समान वायु क्यों खराब होता है? स्वाभाविक है, इसका पचन से काम है, तो विषमाशन मतलब पथ्य और अपथ्य चीजें दोनों एक साथ खाना। अजीर्णाशन, भूख नहीं है फिर भी दोस्त अब फ्री में बर्गर खिला रहा है या फ्री में वड़ा पाव खिला रहा है, तो उसके साथ जाना और वो खा लेना, भूख नहीं है फिर भी खा लेना, क्योंकि वड़ा पाव फिर कभी मिलेगा, ये दोस्त कंजूस दोस्त है, आज तो दे रहा है, पता नहीं कल देगा भी या नहीं, तो ऐसे सोच के खा जाना, चाहे कौन सा भी कारण हो। एक आपको भूख नहीं है फिर भी आपने खाया, उसको अजीर्णाशन कहते हैं। ये दोनों का के कारण समान वायु खराब होता है। अग्नि तो खराब होता ही है, लेकिन समान वायु भी खराब होता है।
शीत भोजन, चिल्ड, अगर आपको देखते हैं कि आप किसी होटल में जाते हैं तो सारा कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ होता है, उसको माइक्रोवेव करते हैं और आपको गरम गरम देने, ऐसा लगता है गरम है लेकिन अंदर से पूरा ठंडा होता है, और उसमें शीत का बहुत ज्यादा संस्कार होता है, क्योंकि दिन भर माइक्रोवेव में कोल्ड स्टोरेज में रहा है और कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए माइक्रोवेव में रहा है। तो क्या संस्कार, किस चीज का संस्कार ज्यादा होगा, देख लीजिए आप। संकीर्ण भोजन मतलब जंक फूड जो है उसको संकीर्ण भोजन कहते हैं। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकाल शयन, आप रात ये सोने के लिए है और दिन ये काम के लिए है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो बहुत बिजी होते हैं, हम लोग दिन भर टाइम पास करते हैं, फिर रात को हमको याद आता है कि अरे ये तो पढ़ना रह गया, ये तो कंप्लीशन का बाकी रह गया, ये काम रह गया, हम लोग नाइट मारते हैं। तो इसके लिए ये जो अकाल शयन है, रात को जागना दिन में सोना और ज्यादा देर तक जागते रहना, ये चीजों से समान वायु की दृष्टि होती है, या ये चीजों से पित्त की भी दृष्टि होती है, लेकिन इन चीजों से समान वायु को हम भूल जाते हैं, ये ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। तो अगर ये विकार हो जाता है, समान वायु प्रकृत हो जाता है, तो क्या करता है, शूल, शूल मतलब जब भी कभी सिर्फ शूल, अकेला शूल बताया गया हो, तो डेफिनेटली वो उदर शूल को रेफर करता है। ये संज्ञा है, परिभाषा है आयुर्वेद की, इस तरीके से होता है। तो शूल मतलब उदरशूल, उदरशूल होता है तो समझना चाहिए। अब हमने देखा कि शूल तो व्यानवायु का काम है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दोनों सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम करते हैं, इसके लिए शूल समान वायु और व्यान वायु साथ में करते हैं, लेकिन समान का काम ज्यादा होता है क्योंकि फंक्शन उसका बिगड़ा हुआ होता है। गुल्म, ग्रहणी, ऐसे जो विकार है इनमें समान वायु हो जाता है। अब समान वायु के काल में दवाई देनी चाहिए। तो समान वायु के काल कौन सा है, खाना जब आधा हो जाए, तो आधा खाना, जैसे सपोज आपका खाना 4 रोटी है, 2 रोटी हो गया, उसके बाद खाना, उसके बाद दवाई देना, इसको वो हुआ समान काल। उसके बाद फिर से उसके ऊपर 2 रोटी खा लेना। तो अन्न के बीच में, अन्न आहार लेते समय मिडवे बिटवीन द मील, जो औषध सेवन काल है उसको समान काल बताया गया है। तो आप अगर गृहिणी का पेशेंट हो, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, गृहिणी का पेशेंट मतलब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस करके एक, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। अब वही गृहिणी है ऐसे नहीं कि नहीं, गृहिणी के बाकी सारे प्रकारों में उसको आईबीएस को गृहिणी में बिठाया जा सकता है। वहां पे भी उसका क्या होता है, अन्न का, समान वायु का जो काम है, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, उसमें बाकी के फंक्शन निकल जाते हैं। अन्नम गृह्णाति मुंचति, लेता है छोड़ देता है, ये ऐसा काम समान वायु का इसमें हो जाता है। तो गृहिणी में आपको ये समझ में आना चाहिए। और सारे पक्वाशय में होने वाले, आमाशय में होने वाले व्याधि ये समान वायु के कारण होते हैं। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट, पांचवा और इंपॉर्टेंट वायु जो है, अपान वायु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपान वायु का हेडक्वार्टर कहां पे बताया गया है, अपानो अपानगः, मतलब अपान नीचे वाला जो शरीर का भाग होता है, नाभि से नीचे वाला जो भाग होता है वो अपान का क्षेत्र बताया गया है। और वो कहां कहां पे ऑपरेट करता है, श्रोणी बस्ती मेढ्र उरुगोचरा, अपानो अपानग श्रोणी बस्ती मेढ्रो उरुगोचरा। श्रोणी मतलब पेल्विस, बस्ती मतलब ब्लैडर और किडनीज और वो केयू बीज का सिस्टम है वो, मेढ्र और उरु और सारी शक्ति, ये सारे चीजों में, पैरों में काम करता है। और उसका काम क्या है, शुक्रार्तव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, शुक्र का निष्क्रमण, आर्तव का निष्क्रमण, शक्रुत का निष्क्रमण, मूत्र का निष्क्रमण और गर्भ का समय पे निष्क्रमण, ये अपान वायु का काम है। अब आपको देख लीजिए इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे कि जो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बताती है, प्रोस्टेट में अच्छी तरह से यूरिन नहीं ठीक पास होती, या यूरिन मिक्चुरेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन या ऐसा कैसा होता है, तो ये बर्निंग मिक्चुरेशन में आपको पित्त और वात, अपान वायु, ये दोनों आपको उसमें अफेक्टेड मिलेंगे। प्रोस्टेट के जैसे में अवरोध के कारण अपान वायु प्रकोपित हो जाता है, तो इनको आपको कौन से काल में अन्न देना चाहिए, ऐसा औषध देना चाहिए, अपान काल में। अपान काल कौन सा काल होता है, खाना खाने के पहले, बिफोर मील्स इज द पीरियड ऑफ अपान वायु, वहां पे दिया हुआ दवाई, दी हुई दवाई अपान वायु पे काम करती है। अभी यहाँ पे एक
खास बात ध्यान में लेने वाली बात ऐसी है कि हम लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को हम लोग अक्सर कब दवाई देते हैं, ज्यादातर आप देखोगे डॉक्टर्स को तो रात को सोते समय देते हैं। उसमें विचार ये होता है कि रात को दवाई दी जाए तो दवाई काम करेगी, सुबह जब उसका हमेशा का समय होगा तो वो सुबह सुबह उसको अच्छी तरह से मल प्रवृत्ति हो जाएगी। लेकिन आयुर्वेद ने इसके बारे में क्या कहा है कि अगर रात को देते हैं खाना, रात को देते हैं दवाई, तो वो कहां पर जाता है? ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु स्वप्न काले प्रशस्यते। ऊर्ध्वजत्रु मतलब आपका मल कहां पे है? आपके ब्रेन में, आपके सर में। तो उसको निकालने के लिए आपको रात में अगर देते हैं तो वहां का मल निकलेगा, तो आपका काम, दवाई काम अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। इसके लिए अगर आपको कम दवाई में और अच्छा परिणाम और जल्दी परिणाम चाहिए तो रेचक दवाई जो है, लैक्सेटिव मेडिसिन जो है, वो खाना खाने के पहले देनी चाहिए, अपान काल में देनी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि जो दवाई से अक्सर कोई परिणाम नहीं होता है पेशेंट्स के ऊपर, उन पेशेंट्स में खाना खाने के पहले दवाई देने से, लेक्सेटिव दवाई देने से बहुत कम मात्रा में भी फायदा होता है और बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, क्योंकि वो अपान का अनुलोमन अच्छी तरह से करता है। तो ये है। अब आर्तव निष्क्रमण मतलब मेंस्ट्रुएशन, प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन का फ्लो अच्छी तरह से मेंटेन करना, ये अपान वायु का काम है। बहुत सारे महिलाओं को स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया होता है, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ऐसा इतना ज्यादा पेन होता है कि वो घर के बाहर बाहर नहीं निकल पाती। तो ऐसे स्थिति में उनको दवाई देनी चाहिए तो अपान का अनुलोमन की दवाई देनी चाहिए और वो अपान काल में देनी चाहिए। तो ये उसका एप्लीकेशन है। शुक्र के बारे में, शुक्र का निष्क्रमण ठीक से न होना, ये अपान वायु का काम है। ये वंध्यत्व का कारण नहीं है। ये मतलब क्लैब्य का जो फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्लैब्य में, तो उसमें एक अपान वायु को भी ध्यान में रहना चाहिए। और शुक्र का विरेचन ठीक तरह से नहीं होता हो तो उसको अपान वायु के समय देना चाहिए। अच्छा, जो गर्भ के बारे में होता है, डिलेड, उसको अतिकालम धारयति, जल्दी डिलीवरी हो जाती है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है या पोस्ट मैच्योर डिलीवरी होती है, तो ऐसे कंडीशन में अपान वायु का दुष्टि होती है। और जब ये बिगड़ जाता है तो क्या करता है, पक्वाशय में, क्योंकि ये पक्वाशय में रहता है तो हेड ऑफिस में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मूत्र प्रदोष होंगे, शुक्र प्रदोष होंगे, अर्श जैसे व्याधि होंगे, गुदभ्रंश जैसे व्याधि होंगे और बहुत सारा। अपान का ये महत्व का ये है कि ये इवैक्यूएशन ऑफ टॉक्सिन्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन अपान के पास है। और ये मर्म स्थान, जो गुदमर्म है, बस्ती मर्म है, ये दो इंपॉर्टेंट मर्म को ये प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए अपान वायु बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका काम है सिंक्रोनाइज करना सारे वायुओं से। तो ऐसी चीजों से ये इसके अपान वायु के काम है। अब वायु के बारे में काफी सारी बाकी चीजें भी देखना बाकी है, जो हम शॉर्ट में अच्छी तरह से उसको रेफर कर लेते हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रैक्टिकली बहुत देखना जरूरी है, वायु और धातु क्षयात कोपो मार्गस्य आवरण। मतलब वायु का दो तरीके का प्रकोप होता है। एक तो धातु क्षय से होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट और उसकी मैनेजमेंट अलग तरीके से की जाएगी। और दूसरा होता है मार्गावरोध से। और ये मार्गावरोध जो है वो बहुत सारी चीजों से हो सकता है, जिसको अवृत्तवात में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक पार्ट जो है जिसको सामवायु कहते हैं। अब आमवात और सामवायु, ये दोनों चीजें में थोड़ा सा अंतर है, उसमें थोड़ा समझने में थोड़ा अंतर है। तो आम बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा तो उसको आमवात कहेंगे। अब वात ज्यादा डोमिनेंट होगा और आम के साथ होगा तो उसको सामवायु कहेंगे। लक्षणों में ज्यादा भेद नहीं होता है। आमवात ये एक व्याधि है जिसमें जोड़ों का तकलीफ ज्यादा होती है और आम के साथ साथ उसके लक्षण होते हैं। उसके बारे में वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं वो सामवायु की बात कर रहे हैं। तो वायु या कोई भी दोष, दूष्य और मल सामा इति उपदिश्यन्ते ये च रोगा तदुद्भवः। आमेन तेन संपृक्ता दोषा दुष्याश्च दूषिता। आम से संपृक्त, आम से जुड़ी हुई सारे व्याधि अगर जो होते हैं तो उसको दोष, दुष्य, मल, इन सबको साम कहते हैं। साम मल होता है, साम दुष्य होते हैं, सामता साम दोषों में होते हैं। तो वायु के बारे में सामता जो है वो तंद्रा स्थैमित्य, तंद्रा मतलब कुछ न सूझना, एक ट्रांस में रहना,
ऐसी स्थिति होती है, स्थैमित्य होता है, मतलब भारी-भारी लगना। ये स्थैमित्य अलग है, इसको इसमें और गौरव अलग है, गौरव पूरे शरीर में होता है। स्निग्धत्व, हालाँकि वात तो रुक्ष है, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो निराहा, लेकिन फिर भी उसमें स्निग्धत्व जब दिखता है तो आम के कारण होता है। अरोचक, आलस्य ऐसा ऐसा महसूस होता है, रुचि नहीं होती है खाने में और वात के विकार दिखते हैं, तो उसमें हमको सामवायु की आशंका लेनी चाहिए। आलस्य लगता है लेकिन वात विकार है। आलस्य तो कफ का विकार है, लेकिन ये वात में दिखता है, तो इसके लिए जब दिखता है तब उसको सामता का ध्यान रहना चाहिए। शैत्य, जब ज्यादा बहुत ज्यादा शैत्य हो तो आम को देखना चाहिए। हम लोग शीत गुण से वायु बढ़ा है, शीत गुण से वायु बढ़ा है, इतना ही देखते हैं और आम को मिस कर जाते हैं। अगर आम को मिस करते हैं, उसके साथ अगर अग्निमांद्य हो, कैसे पता चल जाए कि ये शीत जो वात वात का नानात्मज मतलब खुद का अपना गुण है, बढ़ा हुआ है, या कफ का गुण बढ़ा हुआ है, या सामवायु का गुण बढ़ा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने में अगर रूक्ष और बाकी चीजें हैं और अग्नि ठीक है, तो वो अपना गुण बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा स्निग्ध पिच्छिल है, बहुत ज्यादा शीत है और वो डैम्पनेस है, तो वो कफ की तरफ जाता है। लेकिन वात के लक्षण है और अग्निमांद्य है और शीत है, तो ये सामवायु को देखता है। इसमें अग्निमांद्य ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और इसके अलावा इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया उन्होंने ये बताया है कि कटुरुक्षाभिलाषेण तद्विधोपशयेन च, मतलब कटुरुक्ष की सेवन की इच्छा होती है। अब आपको मैंने पहले इसमें बताया गया है कि कुर्वते ही दुषिम रुचिम दोषा विपरीत समानयो वृद्धा क्षीणा च भूयिष्ठम लक्ष्यन्ते बुधास्तु न। दोषों का स्वभाव यह है कि जब दोष बड़े हुए होते हैं तो अपने विपरीत गुणों की इच्छा करते हैं। जैसे अगर रुक्षता बड़ी हुई होगी तो वो आदमी स्निग्ध गुणों की अपेक्षा करेगा। अगर उष्णता बढ़ी हुई है तो शीत गुणों की करेगा, शीत बढ़ा हुआ है तो उष्ण की इच्छा करेगा। इस तरीके से वृद्धि होगी दोषों की तो विपरीत गुण की इच्छा करेगा, और क्षय हो गया हो तो समान गुण का करेगा। वात का क्षय हुआ होगा तो वो रुक्ष की, चलने की, फिरने की ऐसी इच्छा करेगा, व्यक्त करेगा। तो ये दोषों का स्वभाव है। लेकिन यहाँ पे सामवायु में कटुरुक्षाभिलाषेण, मतलब कटु और रूक्ष पदार्थ का वात का विकार होके भी कटु अगर रूक्ष की अपेक्षा करता हो तो हमें सामता का संशय लेना चाहिए। और लेने के बाद उसको अच्छा भी लगता हो, तद्विधोपशयन च, अगर ये वात का विकार है और साम नहीं है तो कटु वृक्ष का सेवन करने के बाद वो विकार बढ़ेगा। लेकिन अगर कटु वृक्ष का सेवन करने के बाद उसको अच्छा लगता है तो इसका मतलब यह है कि यह सामता है। अब ये हिंगवाष्टक चूर्ण है, ऐसा चूर्ण है जो ऐसे साम अवस्था में बताया गया है, गुल्म में बताया गया है। और उसमें आप देखते हैं तो त्रिकटु, अजमोदा ऐसे सारे उष्ण और दीपक पाचन करने वाले द्रव्य है, तो उसका सेवन ऐसे साम वायु में कर सकते हैं। तो ऐसे उसके उपचार अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें दोनों तरीके का अब देखना है कि वात के प्रकोप बता के लक्षण बताए गए हैं। अब जो लक्षण बताए गए हैं, वात के प्रकोप के लक्षण बताए गए हैं और प्रकोपित वात के कर्म भी बताए गए हैं, और ये दोनों देखना बहुत जरूरी है। जब जो वात वृद्धि के लक्षण है उसमें कार्श्य मतलब दुबला होना, कार्ष्ण्य मतलब ब्लैकिशनेस होना, उष्ण कामित्व उष्ण पदार्थों का इच्छा करना, कंप, आनाह मतलब पेट फूलना, और शकृत ग्रह मतलब कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें दिखते हैं। और बल निद्रेंद्रिय भ्रंश, बल कम हो जाना, दुर्बल लगना, निद्रा ठीक तरीके से नहीं आना, और इंद्रिय अपना अच्छा काम नहीं करते हो, मतलब आंखों से ठीक दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, स्वाद नहीं होता है, गंध नहीं आता है, स्पर्श नहीं समझता है, ये सारे इंद्रियों के विषय अगर ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि वात की वृद्धि हुई। अब हमने डिटेल में देखा है कि कौन सा लक्षण कौन से दोषों के प्रकार, कौन से वात के प्रकार से जुड़ता हुआ है, तो इसके बेसिस पे अगर ये वात प्रकोप के लक्षणों को देखते हैं तो बहुत समझ में आता है। और फिर उसके बाद प्रकृत वायु के है वो बहुत डिटेल है, 24 सिम्टम्स है, उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा। स्त्रंस व्यास व्यद स्वाप ऐसे लक्षण है कि दुनिया भर में किसी भी डिसीज में आपको ये अगर देखने को मिले तो बेशक आपको समझना चाहिए कि इसमें वात बढ़ा हुआ है, और वात की चिकित्सा करने से उसको उपशम मिलेगा। अब इसमें एक दूसरा पार्ट यह है कि वायु के जो लक्षण बताए गए हैं वो गतत्व और आवृतत्व,
रसगत वात है, रसावृत वात है, रक्तगत वात है, रक्तावृत वात है। तो उसमें क्या अंतर है? आवरण क्यों होता है? आवरण ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है और लोग बहुत डरते हैं उसके बारे में बात करने के लिए डरते हैं, उसका डायग्नोसिस करने के लिए डरते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है, संकल्पना ही समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए, लेकिन देखो, वायोर धातु क्षयात कुपो मार्ग से आवरण है नवा। जब हम आवरण का विचार नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम वात के 50% विकार को छोड़ देते हैं, उसका सही तरीके से निदान नहीं कर पाते। अगर उसका निदान नहीं कर पाते तो वैसे चिकित्सा नहीं कर पाते। इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि वात का आवरण जो है उसको ध्यान से समझना चाहिए। आवरण तभी होता है, आवरण गति को, जब रक्त कब आवरण करेगा और रक्तगत वायु कब होगा। रक्तगत वायु और रक्तावृत वायु में अंतर क्या है? रक्तगत वायु में अंतर यह है कि रक्तगत वायु में वायु प्रकोपित होता है और रक्त दूष्य को आश्रय करता है, लेकिन इसमें रक्तावृत वात में रक्त भी दुष्ट होता है और वात भी दुष्ट होता है, और वात के गति का अवरोध जब करता है तब आवरण होता है। आवरण में सिंपल, एक बड़ी सिंपल और इजी बात मैं आपको बताता हूं। उसमें यह है कि जिसका आवरण उसका लक्षण। आप देखेंगे कि वात अगर पित्तावृत हो जाए तो वात के लक्षण नहीं दिखेंगे, आपको पित्त के लक्षण दिखेंगे। और अगर आप वात की चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा करने जाओगे तो उसमें उपशम नहीं मिलेगा, आपको वात की चिकित्सा करने से उपशम मिलेगा। और ये बड़े स्पेसिफिक है, ऐसे नहीं है कि वेग है। लिंगम पित्तावृते दाह तृष्णाशूलम ब्रह्मस्तवाहा, ऐसा आपको उसमें लक्षण दिखते हैं। तो ये स्पेसिफिक आप ओरिजिनल में से जाके देख सकते हो। तो जिसका आवरण उसका लक्षण, ये अगर ध्यान में होना, ऐशाम स्वकर्मणाम हानि, अपना कर्म, वात का कर्म होता नहीं है और दूसरा का कर्म जो अवृत दोष है, अवृत चीज है, उसकी वजह से दूसरे लक्षण उसके दिखते हैं। तो पित्त का आवरण होगा तो पित्त का लक्षण दिखेगा, लेकिन वात का लक्षण कम हो जाएगा, वात के कर्म कम हो जाएंगे और पित्त के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। ऐसा जब होगा तब पित्तावृत्त वात होगा। अब ये छोटे कम समय में समझाया नहीं जा सकता आवरण का विषय, लेकिन ये समझने में बहुत नामुमकिन भी नहीं है समझना इसको। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन उसको अच्छी तरह से ध्यान दे तो हम लोग आवरण को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और वात के व्याधियों में नानात्मज व्याधि बताए गए हैं। मतलब नानात्मज मतलब न अनात्मज, अपने सिवाय दूसरे किसकी भी मदद न लेते हुए जो निर्माण होते हैं व्याधि, उसको नानात्मज व्याधि कहते हैं। मतलब खुद के वात के, प्योरली वात के विकार ऐसे 80 विकार है। उसकी लिस्ट आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर में जो भी डिसीजेस है या जो भी डिसीजेस होने वाले हैं, उसमें से वात के विकार को आप आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। और ये 80 है। पित्त के नानात्मज विकार 40 है और कफ के 20 है। तो आप एक मेजोरिटी डिसीजेस को डायग्नोसिस कर सकते हैं। वात कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। तो इसमें, और वायु कब विकार करता है? जब विमार्ग होता है या अयुक्त होता है। अपने स्थान में अगर आपको पक्वाशय में कोई ट्यूमर हो गया तो आपको सारे वात के लक्षण मिलेंगे। अगर आपको अगर हेड में हो गया तो सारे प्राणवायु के लक्षण मिलेंगे। इस तरीके से उसके स्थान का अगर दोषों, ये सारे दोषों का है, सिर्फ वात का भी नहीं, पित्त का भी है, कफ का भी ऐसा ही है। तो जिस अवयव के विकार होंगे उसके लक्षण आपको दिखेंगे और जिस कर्म का हानि होगा उसके विकार आपको दिखेंगे। इस तरीके से होता है। कहीं के भी जहां पे रुक्षता निर्माण हो, जहां पे शैत्य निर्माण हो, जहां पे लाघव निर्माण हो, मतलब उसमें सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाए, सेल्स कम हो जाए, कार्शत्व हो जाए, वैशद्य हो जाए, गति हो जाए और अमूर्तत्व। बहुत सारे ऐसा में होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ रिपोर्ट्स में आता नहीं, लेकिन तकलीफ होती है। आप आंख बंद करके उसको वात का विकार डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि अमूर्तत्व ये वात का बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। इसके लिए वात के व्याधि के पूर्व रूप भी नहीं होते हैं। अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, ऐसा बताया गया है। और अनवस्थित चित्त, अनवस्थितत्व मतलब उसका कहीं ठिकाना न होना। ज्वर में भी वातज ज्वर किसको कहा गया है? आज सुबह आ जाएगा, कल दोपहर को आ जाएगा, कल आज कम आ जाएगा, कल बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसी चीजें जब होती है, अनवस्थितत्व होता है, तो वात का विकार होता है। तो ये लक्षण अगर देखें तो ये वात का विषय पूरा हो जाता है। तो मुझे ऐसा अब पित्त और कफ तो कम है, और वात का स्वरूप अगर समझ जाते हैं तो दोष वैसे ही है। ऐसा ही स्वरूप पित्त का है, ऐसा ही स्वरूप कफ का है।
वात बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये किया है। अभी हम पित्त के तरफ जाते हैं। जो पित्त दोष ये दूसरा दोष है शरीर में, जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दोष है। अब ये तीनों को आपको समझना है, तो एक शब्द से अगर डिस्क्राइब करना है तो कफ को संयोग से श्लिष आलिंगने, मतलब कहीं भी दो चीजों को जोड़ने वाली बात हो, ग्रोथ की बात हो, तो वो कफ की बात होती है। फिर पचन, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो तो वो पित्त का कार्य है। और वियोग, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या शरीर से बाहर निकालना या कोई भी मूवमेंट, ये वात का है। तो संयोग, पचन और वियोग, कफ, पित्त और वात। अगर मॉडर्न में मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया जाए तो एनाबॉलिज्म ये कफ का काम होता है, मेटाबॉलिज्म ये पित्त का काम होता है, और कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्शन, निकाल देना, जो डेड सेल्स है उसको, जो वर्नआउट सेल्स है उसको डेड करके शरीर के बाहर निकाल देना, ये वात का काम होता है। तो ये दोष की संकल्पना है। अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गतः, मतलब पित्त का काम जो है, अग्नि महाभूत, ये पित्त के अंतर्गत पित्त के अंतर्गत होता है। और अग्नि के सारे काम पित्त करता है। कौन से काम होते हैं पित्त के? पक्ति, पित्तम पक्त्युष्म दर्शन ही, क्षुत्रु रुचि प्रभा मेधा धीशौर्य तनु मार्दवई। इतनी सारी चीजें हैं। पक्ति मतलब पचन, सारा डाइजेशन। अब ये सारे अग्नि जो होते हैं, 13 अग्नि जो होते हैं, वो सारे 13 प्रकार के अग्नि का जो काम है वो पित्त ही करता है, अलग अलग जगहों पे हुआ। अब जो जैसे वात के हमने स्थान बताए गए हैं, वैसे पित्त के भी स्थान है, लेकिन उसके फंक्शन देख के हम लोग उसके स्थान की तरफ जाएंगे। पक्ति दर्शन मतलब दिखना, विजुअलाइजेशन, ऑप्टिक फंक्शन, ये जो है ये सारा पित्त की वजह से होता है। उष्मणः मात्रत्व, मतलब सही समय पे अग्नि आए और सही समय पे अन्न का पचन हो, और सही तरह पे पचन, अच्छी तरह से डाइजेशन पूरा हो, ये पित्त का काम है। अच्छा, ये पित्त का मानस लेवल पे है, दोषों का शारीर लेवल पे भी काम होता है और मानस लोगों पे लेवल पे भी काम होता है। शौर्य, क्रोध, शौर्य और भय। पित्त अच्छा हो तो शौर्य होता है, पित्त कम हो तो भय होता है। हर्ष और क्रोध, अच्छा पित्त हुआ तो आदमी बहुत एक्साइटेड, हर्षित होता है, और वही अगर ठीक तरीके से ना हो तो क्रोधित होता है। पित्त प्रकृति के लक्षण आप लोगों ने देखे होंगे या आप लोग पढ़ने वाले होंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि पित्त प्रकृति व्यक्ति कैसा होता है। बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव वाला होता है, जब बात बात पे गुस्सा करने वाला होता है। इसके लिए पित्त जो है वो क्रोध उत्पन्न करता है। क्षुत्र रुचि, मतलब खाने की अच्छी इच्छा हो। पित्त प्रकृति व्यक्तियों को डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमेशा उनको भूख लगी हुई होती है और कितना भी वो खाना हजम कर सकते हैं। क्षुत्रुट, शरीर में निर्माण हो जाना, क्षुधा का निर्माण होना, मतलब भूख लगना, खाने की इच्छा होना, और तृषा लगना, पानी की इच्छा होना, ये सारी पित्त के कारण, प्राकृत पित्त के कारण होती है। और रुचि, अन्न की रुचि समझना, ये अच्छा पित्त होने के बाद होता है। जब बहुत ज्यादा पित्त हो जाए तो ऐसे लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इंडाइजेशन नहीं होता है लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कितना भी आप अच्छा खाना बनाओ, वो मुंह टेढ़ा करेंगे, मुंह खट्टा करके ही आपको जवाब देंगे कि ठीक नहीं बनाया, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। तो पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, और खाने में भी बहुत चूजी होते हैं। तो उन लोगों को, जिनके माओ को पित्त प्रकृति के बच्चे हो, उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि खाने के उनके बहुत नखरे होते हैं। और वो बहुत अच्छा, मतलब सेंसेशन उनका बहुत अच्छा होता है इसके लिए। अच्छा, प्रभा, शरीर की जो प्रकाश, भासते प्रभा, मतलब जो प्रकाशमान ता होती है शरीर की, कांति, लस्टर जो होता है, वो पित्त के कारण होता है। और पित्त के विकार में प्रभा हानि हो जाती है, पित्त के क्षय में हो जाती है। फिर मेधा और धी, मेधा मतलब ग्रंथाकर्षण सामर्थ्य, मतलब जिसको ग्रास्पिंग कैपेसिटी कहती है, और एनालिटिकल माइंड कहते हैं, ये दोनों चीजें पित्त के अच्छे होने के कारण समझ होता है। अगर पित्त खराब हो गया तो फिजिकल लेवल पे भी प्रॉब्लम होंगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी प्रॉब्लम होंगे, और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी प्रॉब्लम होंगे। तो इसलिए मेधा का जो फंक्शन है, अब आप पित्त प्रकृति का वर्णन देखें, मेधावी प्रीष्टिल संधिबंध मांसो, मतलब वो मेधावी होते हैं। और ऐसा ही कफ प्रकृति का वर्णन देखें, कफ प्रकृति में स्मृतिवान अभियोगवान विनीतो, ऐसा बोला है।
मतलब कफ के प्रकृति बहुत स्मृतिमान होते हैं, उनके हाथी की तरह स्मरण शक्ति होती है। एक बार देख लेते हैं तो कहीं भूलते नहीं, एक बार नाम पता चलेगा कभी भूलेंगे नहीं, एक बार बात पढ़ ली तो कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी स्मरण शक्ति पित्त कफ प्रकृति वाले की होती है। पित्त प्रकृति के लोगों को याद नहीं रहता, मतलब भूलते नहीं है, लेकिन उनका स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं, उनको हेल्प लगती है रिकॉल करने में, लेकिन उनके ग्रास्पिंग बड़ी अच्छी होती है और उनका एनालिटिकल माइंड, उनको समझ में चीजें बहुत अच्छी तरह से आती है। और वात प्रकृति लोगों का कैसा बताया गया है, शीत द्विशस चल ध्रुति स्मृति बुद्धि चेष्टा। वात प्रकृति को पित्त प्रकृति से जल्दी समझ में आता है, लेकिन पित्त सबसे जल्दी भूल भी जाते हैं। क्लास में आए, लेक्चर पढ़ा, बहुत अच्छा समझ में आया, लेकिन क्लास से बाहर निकलने के पहले ही उनका जो समझ है जो भूल जाते हैं। पित्त प्रकृति वालों को कंसेप्ट समझ में आ जाती है, तो इसको थोड़ा हेल्प मिला तो वो सारा चीजें रिकॉल कर लेते हैं। और कफ प्रकृति वाले तो कभी भूलते ही नहीं है, एक बार समझ लिया तो उनके दिमाग में हार्डवेयर में फिट हो गया। इस तरीके से दोषों का बुद्धि पे अलग अलग असर होता है, ऐसा ही प्रकृति के मन पे भी उसका असर होता है। इसी के कारण प्रकृति के लक्षण होते हैं। तो ज्यादा चिड़चिड़े, क्रोध बहुल, रजोगुण बहुल होते हैं, इसके लिए पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं वो जल्दी रोषांश होने के कारण जल्दी चिढ़ जाते हैं। और तनु मार्दवी, उनकी स्किन आप अगर देखोगे तो वो सॉफ्ट होती है, बड़ी अच्छी होती है। तो ये पित्त का फंक्शन है। तो सारा थर्मोस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने बात की थी समान वायु के साथ, वो सारी चीजें, ये सारे फंक्शन पित्त के कारण होते हैं। हम सिर्फ पित्त का एक बहुत छोटा स्वरूप, बहुत संकुचित स्वरूप अपने दिमाग में रखते हैं कि बस पित्त हो गया, अम्ल पित्त हो गया तो उसको ही पित्त बोलते हैं। ये रूढ़ संज्ञा है, ये लेमन की संज्ञा है। वैद्यों ने ऐसे कभी बात नहीं करना चाहिए। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। जहां जहां पे भी आपको तीक्ष्णता हो, उष्णता हो, द्रवता हो, सरता हो, लाघव हो, तो ये चीजों विस्त्र हो। पित्त प्रकृति का विस्त्र मतलब दुर्गंध, इनके शरीर को एक उग्र गंध आता है, जो वो पित्त का स्पेसिफिक वर्ण होता है। पित्त के विकारों में अगर कोई व्रण हो और पित्त दोष प्रधान दोष हो तो उसको बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आएगी। तो विस्त्र का मतलब है फाउल स्मेल। तो ये चीजों को मतलब किंचित स्नेह, तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्र सर और द्रव, ये अगर बढ़ गए हो तो ये कौन सा भी गुण बढ़ सकता है, तीक्ष्ण गुण बढ़ सकता है। और इन तीक्ष्ण गुणों, इन सारे गुणों से, ये विंशति गुण जो बताए गए हैं, जिसको चिकित्सोपयोगी गुण भी कहा जाता है, अगर इन गुणों को आप सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में देखें तो हर गुण के क्या परिणाम है, क्या लक्षण है और कैसे क्या शरीर पे करता है, इसका विवरण बहुत अच्छा मिलेगा। और उसको उसके बेसिस पे निदान करना, इसको अंशांश कल्पना कहते हैं। जैसे वात बड़ा है ऐसा कहना पर्याप्त नहीं है। आपको कहना चाहिए कि वात रुक्ष गुण से वात बड़ा है, शीत गुण से वात बड़ा है, चल गुण से वात बड़ा है। वैसे ही पित्त का भी उष्ण गुण से बड़ा है, या उष्ण और तीक्ष्ण गुण से बड़ा है, या लघु गुण से बड़ा है। लघु गुण से वात भी बढ़ता है, लघु गुण से पित्त भी बढ़ता है। इसके लिए अनिद्रा आपको वात में भी मिलती है और पित्त में भी मिलती है। तो ये कौन सा दोष के कौन सा गुण ये होता बढ़ता है या कौन सा गुण कम होता है, इसका निदान आपको पेशेंट को अच्छी तरह से एग्जामिन करके देखना चाहिए। तभी आपका निदान अच्छा होगा और तभी आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अच्छा करेक्ट डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो ये पित्त होता कहाँ पे है शरीर में, कहाँ पे उसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसको मैप कर सकते हैं। तो उसका स्थान क्या बताया गया है, नाभिरत्र विशेषतः। नाभि मतलब नाभि है कोई रूडिमेंट्री ऑर्गन, हम लोग समझते हैं नाभि में, नाभि को। तो ये नाभि को रूडिमेंट्री में ऑर्गन ना समझ के वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हैपनिंग ऑर्गन है, ये समझना चाहिए। क्योंकि ये नाभि, ये सेंटर पॉइंट तो है ही, लेकिन ये सारे धमनियों का केंद्र स्थान है, सारे सिराओं का केंद्र स्थान है। इसके यहीं पे उसको षट चक्रों में उसके मणिपुर चक्र जो होता है वो नाभि के यहीं पर होता है। अग्नि का स्थान भी नाभि के वहां पे होता है, पित्त का स्थान भी नाभि के यहाँ पे होता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक सद्य प्राणहर मर्म है। अगर नाभि को डैमेज हो गया तो तुरंत मृत्यु हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट मर्म नाभि है।
और वहां पे कौन सा दोष है, तो पित्त दोष है। तो पित्त बढ़ने के बाद कहा क्या होगा, अग्नि और ये नाभि और ये सारी चीजें को दुष्ट हो सकती है। तो इसके लिए नाभि ये पित्त का स्थान है। तो ये रूडिमेंट्री ऑर्गन बेली बटन, इसको नाभि नहीं कहते हम। तो नाभि को अगर आप नाभि के ऊपर, आपके बेली बटन के ऊपर आप अगर आपका पाम रखते हैं, तो पाम का जो एरिया पूरा व्याप्त हो जाता है, वो सारा एरिया नाभि करके समझ में आता है। और उसके अंदर भी उतना ही एरिया है। ये आयुर्वेद का शारीर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से आप अगर इसको समझोगे तो आयुर्वेद के सारे रेफरेंसेस आपको करेंगे और मिसिंग डॉट्स आप कनेक्ट कर पाओगे और उससे व्याधि को अच्छी तरह से समझ पाओगे। किसी भी व्याधि को समझना है तो सिम्टम्स को हम कंपेयर करते हैं, लेकिन सिम्टम्स को कंपेयर करना ये अच्छी बात नहीं है। उसके पैथोजेनेसिस को कंपेयर करना, उसको पैथोजेनेसिस को और संप्राप्ति को कंपेयर करना, इससे आपको व्याधि कौन सा क्या ट्रीटमेंट करनी है ये समझ में आएगा। तो इसके लिए नाभि ये पित्त का स्थान है। उसके बाद आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर मतलब रक्त, रस, द्रुक और स्पर्शन, ये सारी चीजें हैं। नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः, विशेष करके नाभि उसका स्थान है। और ये चारों इसमें देखते हैं। अब जैसे हमने वात का देखा, वैसे हम पित्त का पित्त के भी 5 प्रकार होते हैं। और उन 5 प्रकार कहाँ कहाँ पे होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रकार जो है वो पाचक पित्त है। अब इसका नाम ही पाचक पित्त है क्योंकि ये पाचन, ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वैसे तो सारे पित्तों का पाचन ये है, लेकिन ये जो आहार के पास होता है, अग्नि के पास होता है, या आमाशय, पक्वामाशय मध्यगम, मतलब पक्वाशय और आमाशय के मध्य में, मतलब ग्रहणी में ये पाचक पित्त होता है। और उसका काम अनल कर्मणा, अग्नि का काम करना, ये पाचक पित्त का होता है। इसके साथ साथ उसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है सारे अन्न का पचन करना, और उसके साथ सार और किट्ट का विभाजन करना। सार मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से जो अच्छा भाग होता है उसको सार भाग कहते हैं, वो अलग सेपरेट करना। और किट्ट भाग होता है जो त्याज्य भाग होता है, जो फेंकने जैसा होता है, जिससे मलों की उत्पत्ति होती है, उसको किट्ट कहते हैं। तो वो मल जो उसको सेपरेट करना, ये काम समान वायु की मदद से पाचक पित्त करता है। तो स्पेसिफिकली पित्त और वात की हम बात नहीं करेंगे, हम क्या बात करेंगे, उनके प्रकारों की बात करेंगे, समान वायु की बात करेंगे और पाचक पित्त की बात करेंगे। तो इनके ऊपर डाइजेशन का इंपॉर्टेंट काम करने का मेन रोल इनके ऊपर है। अच्छा, इस पाचक पित्त का दूसरा भी एक काम है, शेषाणाम अपनी अनुग्रह, शेषानाम पित्तानाम बलदानेन अनुग्रहम करोति। मतलब दूसरे जो पित्त है, 4 पित्त है, उनका, उनको बल देने का, उनका काम ठीक हो, इसका मेंटेनेंस करने का काम जो है, ये पाचक पित्त होता है। मतलब पाचक पित्त कम हो गया तो आपका भ्राजक पित्त भी कम होगा, पाचक पित्त कम हो गया तो आलोचक पित्त भी कम होगा, आलोचक पित्त कम हो गया तो आपको दिखना भी कम हो सकता है। तो किसी व्यक्ति में अगर दृष्टि दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ होगा, तो अगर उसको ऑर्गन का डैमेज ना हो तो वो रिस्टोर हो सकता है पाचक पित्त को रिस्टोर होने के बाद। ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है, अब जैसे वात के विकार बताए गए हैं, प्रकोप के कारण बताए गए हैं, वैसे ग्रंथों में पित्त के प्रकोप के अलग कारण, अलग पित्त के अलग प्रकोप के कारण नहीं बताए गए, लेकिन इसके बेसिस पे हम लोग अनुमान कर सकते हैं। जैसे विषमासन वगैरह जैसी चीजें हैं, वो जैसे समान वायु को दुष्ट करती है, वैसे वो पाचक पित्त को भी दुष्ट करती होगी। अब उसके आगे वाला जो दूसरा प्रकार है पित्त का, उसको नाम है रंजक पित्त। रंजक अपने नाम से ही उसका स्वरूप पता अच्छी तरह से चल जाता है, जिसका नाम है रंजन, मतलब कलर कर देना। अब रस धातु जब आता है आहार से, तो वो रस धातु ये कोई वर्ण नहीं होता है, उसको सफेद वर्ण होता है। और उसमें जो रसक और रक्त का स्वरूप दिया जाता है, ये रंजक पित्त से दिया जाता है, ये आमाशय में होता है। अब ये आमाशय में, इसमें कहा तो आमाशय है, लेकिन उसको यकृत भी यकृत को भी इंटर हो जाता है, क्योंकि चरक ने कहा है कि नाभिस्तनांतरम जंतु और आमाशय में स्मृतम। तो एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स को आमाशय कह सकते हैं। और उसमें रंजक पित्त कहाँ पे होता है, तो आमाशय में होता है, बताया गया है।
तो रंजन, रस रंजनात्, रस को रंजन करने वाला, रस को रक्त का स्वरूप दिया हुआ। मतलब यहाँ पे रस वह स्रोतस में जो परिणामम आपद्यमान धातु होते हैं, मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, रस से रक्त का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो धातुअग्नि के स्वरूप में, मतलब ये रंजक पित्त आमाशय में जाके रस धातु अग्नि के साथ जाके काम करके वापस आता है, तो रस में होता है, और रस को रंजन करना ये उसका काम है। अच्छा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पित्त का प्रकार है जो दूसरे किसी, मतलब दोष ही किसी ने नहीं बताए, तो ये बहुत अलग डायमेंशन है। तीसरा प्रकार जो है पित्त का, उसको साधक पित्त कहते हैं। साधकम रुद्गतम पित्तम। अब व्यान वायु भी रुद्रगत है और साधक पित्त भी रुद्रगत है, तो हृदय में बाकी सारी चीजें भी है, तो उसमें वहन का, मन को यहां से वहां ले जाना, इंद्रियों तक लेके जाना, विषयों का सेवन करना, फिर से ब्रेन तक लेके जाना, ऐसे सारे फंक्शंस जो है वो व्यान वायु करता है। लेकिन उसको समझना, उसका जो बुद्धि के काम है वो, और मन का शौर्य वगैरह के जो काम है वो सब साधक पित्त की तरफ है। साधकम रुद्गतम पित्तम बुद्धि मेधा भी माना देर अभिप्रेतार्थ साधनात्, साधकम रुद्गतम पित्तम। और आदमी जो अचीव अपने लाइफ में अचीव करना चाहता हो, लाइफ में कुछ पाना चाहता हो, तो वो किस तरीके से, कौन से माध्यम से प्राप्त करता है, वो साधक पित्त के माध्यम से प्राप्त करता है। तो ये बुद्धि का सारा मेधा धी वगैरह जो फंक्शंस है, या अभिमान है, या एक एटीट्यूड है, एक या एक अहंकार है, ये सारी चीजें जो पॉजिटिव अहंकार को ही हम लोग अहंकार के में रेफर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये सारी साधक पित्त की वजह से है। तो मानस विकारों में हम सिर्फ मन का विचार करते हैं, लेकिन उसमें हमको और स्पेसिफिक विचार करना ये सिखाता है साधक पित्त, कि आपको सिर्फ ये नहीं है साधक पित्त, अगर उसको गोल सेटिंग का प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आता हो, क्या करना समझ में नहीं आता हो, तो ये साधक पित्त का प्रॉब्लम है। लेकिन उत्साह नहीं हो, सब मालूम है, सब समझता है, लेकिन करने की इच्छा नहीं हो, तो वो वात का प्रॉब्लम है। या ये करूं वो करूं ये करूं, ऐसे द्विधा द्वंद्व होता हो, द्विधा मनस्थिति होती हो, तो वो वात का प्रॉब्लम है। तो आप किसी को काउंसलिंग करते समय भी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साधक पित्त की ब्यूटी है, और ये साधक पित्त बहुत अहम है। और जो सत्वावजय होता है उसमें भी यह साधक पित्त का रोल है, क्योंकि अभिप्रेतार्थ साधना, जो साध्य करना चाहते हैं हम जिंदगी में, वो चाहे कोई वेल्थ हो, चाहे समझने की बात हो, ये सारी चीजें आपको इसमें पता चलती है। तो साधक पित्त ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पित्त है, चौथा पित्त है आलोचक पित्त। आलोचक के रूप से पित्त के नाम इतने अच्छे दिए हैं कि बस नाम लेने से सारे फंक्शन पता चल जाता है। आलोचक मतलब लोचन, मतलब नेत्र, नेत्र में आलोचन का, नेत्रों का काम करने वाला जो पित्त है ये आलोचक पित्त है। अब इन्होंने टीका में आप उसको देखा जाए तो उसको बताया गया है, अंतः तारकयोः स्थितम तदायत्त रूप ग्रहण शक्ति कर्म जो है वो आलोचक पित्त है। मतलब वो रेटाइना में, नेत्र में भी विट्रियस ह्यूमर और एक्वियस ह्यूमर में कफ है, और रेटाइना में पित्त है, और नर्वस सिस्टम में वात है। तो इस तरीके के, और इंद्रिय का जो काम है वो प्राणवायु करने वाला है, और उसका विषय जो लेके जाने वाला है वो ज्ञानवायु लेके जाने वाला है। तो ये ब्यूटी है दोषों के प्रिसीजन की, कितना प्रिसाइज बताया गया है। किसमें, नेत्र में भी, ये नेत्र पटल जिसको जो रेटाना कहते हैं, वहां पे उसका काम, रेटाना का काम आलोचक पित्त की वजह से होता है। और जैसे मैंने बताया, कोई विकारों में दृष्टि की चली जाती है, कुछ विकारों में वो जो टेम्पररी लॉस, अगर ऑर्गन ऑर्गन का लॉस ना हो, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ना हो, स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो, तो ये आलोचक पित्त को ठीक करके आप दृष्टि पेशेंट की वापस ला सकते हो। चिकित्सा में ऐसे मिरेकुलस दोषों को अच्छी तरह से समझने से आपको चिकित्सा में आप बहुत स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, और बहुत मिरेकल जैसा काम कर सकते हैं। अब पांचवा प्रकार जो है पित्त का, वो है भ्राजक पित्त। भ्राजक, इसमें भी आपको भ्राजना त्वचा, भ्रा मतलब जो रंग
प्रकाश होता है, जो प्रकाशमान करता है, स्वरूप व्यक्त करता है, कलर होता है स्किन का, वो भ्राजक पित्त की वजह से होता है। अब ये भ्राजक पित्त का एप्लीकेशन आजकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का सिंथेसिस स्किन से होता है और धूप में से होता है, तो जिनका भ्राजक पित्त ठीक नहीं होता है उन लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई जाती है। और ये कैल्शियम ये लो, कैल्सिफेरॉल लो या सारी चीजें कोई इंजेक्शन लो, ये लेने से भी ठीक नहीं होती, बार बार कम होता है, तो उसका भ्राजक पित्त कम होता है। बेसिकली इस भ्राजक पित्त का काम क्या होता है? अभ्यंग परिषेक लेप आदि जो त्वचा पे लगाए जाते हैं, जो हम वात व्याधि में तेल अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, या किसी वर्ण के लिए मुख दूषिका में लेप अप्लाई करते हैं फेस के ऊपर, या स्किन के ऊपर किसी त्वचा विकार में लेप लगाते हैं, कुष्ठग्न लेप लगाते हैं या उद्वर्तन लगाते हैं। इन सारी चीजों का पचन, इन सारी चीजों का एब्सॉर्प्शन और वो वहां से लेके प्रोसेस करके उसको शरीर में सही जगह पे पहुंचाना, ये व्यायाम करता है। लेकिन प्रोसेसिंग का काम जो है ये भ्राजक पित्त करता है। ये सबसे बड़ी बात है जिससे आपको समझता है ये डायमेंशन शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो। इसको मॉडर्न से फिजियोलॉजी से अगर इच्छा ये करते हैं, हम पेशेंट्स में देखते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन बी डेफिशिएंसी में, विटामिन डी डेफिशिएंसी में भ्राजक पित्त का काम होता है और रंजक पित्त का विटामिन बी डेफिशिएंसी में का प्रॉब्लम, अगर रंजक पित्त का प्रॉब्लम हो तो हीमोग्लोबिन का भी प्रॉब्लम हो सकता है और विटामिन बी 12 का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन दोनों के बेसिस पे अगर चिकित्सा की जाए तो ये बहुत अच्छा समझ में आ सकता है। तो ये हो गए पित्त के 5 प्रकार और पित्त के स्थान हो गए। अब ये पित्त को प्रकोप और क्षय के लक्षण भी बताए गए हैं। तो पीत विन्मूत्र नेतृत्व, पीत विन्मूत्र नेतृत्व क्षुत्रुदाहाल्प निद्रता, ये जो पित्त का प्रकोप होता है तो विट को पित्त वर्ण पीत वर्ण आता है, मूत्र को पीत वर्ण आता है, त्वक को पीत वर्ण आता है, त्वचा। इसका मतलब सिर्फ कामला ये पित्त विकार नहीं है, उसमें एक्सट्रीम पित्त होता है, उसमें अभी ये शेड्स ऑफ पित्त होता है। आप किसी ड्राइंग करने वाले को, आर्टिस्ट को, कलर पेंटर को, किसी को बताए कि एक येलो एक कलर है या कितने कलर है, तो आपको वो कम से कम 10-15 शेड्स येलो में दिखाएगा। कोई ऑकर येलो बताएगा, कोई कौन सा येलो बताएगा, कोई और कौन सा येलो बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे शेड्स उसमें होते हैं। तो ये सारी शेड्स जो है, येलो के शेड्स, ग्रीन के शेड्स, ब्लू के शेड्स, रेड के शेड्स, ये सारे पित्त के विकार में तैयार होते हैं और आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है पित्त त्वक, क्षुत्रुट दाह और अल्प। दाह तैयार होना, बर्निंग सेंसेशन, और क्षुत्रुट का अल्प और अल्प निद्रता और दाह, ये सारी चीजें पित्त प्रकोप के होते हैं। पित्त का क्षय हो जाए तो क्या होता है? पित्ते मंदो मंदो अनलहा शीतम प्रवाहानि, तीन ही लक्षण बताए गए हैं। मंदो अनलहा मतलब अग्निमांद्य हो जाता है। अब अग्निमांद्य उससे तो सारे विकार हो जाते हैं, तो पित्त के कारण सारे विकार होते हैं। फिर शीतम मतलब शैत्य निर्माण हो जाता है, ठंड बहुत लगने लगती है पित्त का क्षय होने की वजह से। फिर उसको हम गरम गरम सूप देते हैं, कुलत्थ जैसे द्रव्य देते हैं, मरीच का डाल के, मिर्ची डाल के थोड़ा सूप देते हैं। और दूसरी लक्षण होता है वो प्रभा हानि, छाया और प्रभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिस जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो उसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब इन दोषों को, ये पित्त के नानात्मज विकार जो होते हैं वो 40 होते हैं, वो आप चरक संहिता में सूत्र स्थान अध्याय 20 में देखें, उनकी आपको लिस्ट मिलेगी। उनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे व्याधि है, इनमें ये लक्षण निर्माण होते हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूं पित्त के, प्रकोपित पित्त के कर्मों की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिसका मैंने जिक्र वात का जैसे किया था, स्त्रवस व्यास व्यदत स्वाप, इन सारे वर्णनों को, वैसे ही पित्त का भी दाह, कभी भी दाह निर्माण होना ये पित्त के कारण होता है। राग मतलब कोई भी कलर या रेडनेस, ये पित्त अगर होता है तो उसमें समझना चाहिए कि पित्त बिगड़ा हुआ है, पित्त के कारण है। उष्म, कहीं पे भी हीट रिलेटेड कोई सिम्टम हो, आंखों की जलन हो, हाथों की जलन हो, पैरों की जलन हो, छाती में जलन होती हो, कंठ में जलन होते हुए हो, जिसको विदाह कहते हैं, पेट में जलन होती हो, तो ये सारे लक्षण दाह जो है
या उष्मता है वो पित्त की वजह से होती है। पाकिता, कहीं पे भी पा का आपको दिखे, आंखों में अभिषंद हो या मुखपाक हो या मेढ्रपाक हो या व्रण में पाक हो जाए, तो ये सारी चीजें पित्त के कारण होती है। स्वेदाधिक्य होता है, शरीर में क्लेद ज्यादा उत्पन्न होता है। स्तुति मतलब कोई भी व्रण हो जिसमें स्त्राव ज्यादा होते हुए हो, तो तुम्हें ऐसा लगना डायग्नोसिस करना चाहिए कि इसमें पित्त बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, किसी व्रण में या किसी त्वचा विकार में कोथ हो जाए तो वो भी पित्त के कारण होता है। और एक साद मतलब कुछ करने की इच्छा न होना, वीकनेस महसूस होना, कुछ अच्छा न लगना, ये भी पित्त की वजह से होता है। और मूर्छा ये लक्षण मतलब वर्टाइगो, बहुत सारे लोगों को आजकल डॉक्टर्स जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स वो वर्टाइगो का डायग्नोसिस करते हैं। अरे मूर्छा ये लक्षण है भाई, वो निदान कैसे हो सकता है? पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मुझे क्या हुआ, मुझे वर्टाइगो होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, इसका इंग्लिश में चक्कर आना को वर्टाइगो बोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं आपको हुआ है। तो उसको आप वर्टिन देते रहते हैं, कोई गोलियां जिंदगी दिन भर खाते रहते हैं, साल भर खाते रहते हैं, लेकिन ठीक नहीं लगता है। तो ऐसे चीजों को, ऐसे लोगों को आप पित्त को ध्यान में रखते हुए उपचार करोगे तो उससे अच्छा फायदा होगा। मद, किसी भी तरीके का मद ये पित्त के कारण होता है। और कटु और अम्ल रस की जब संवेदना हो तो पित्त के कारण होता है। और पांडु मतलब श्वेत और अरुण, ये दो कलर छोड़ के, श्याव वगैरह छोड़ के बाकी सारे कलर जो है, अगर वैरायटी ऑफ कलर्स आपको दिखे तो वो पित्त के कारण होती है। तो ये उसके पित्त के कर्म हुए। अब आपको मैंने पित्त का एक पूरा कैनवास दिया है, मतलब पित्त का एक पिक्चर दिया है आपको, जिसको आप देख के आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। वात और पित्त के उपक्रमों की बात आई है कि ऐसे अगर वात बढ़ा हुआ होता है तो क्या उपक्रम करना चाहिए, और पित्त बढ़ा हुआ हुआ तो क्या उपक्रम करना चाहिए। अब ये बेसिस पे आप प्रकृति का वर्णन देख लीजिए, वात प्रकृति का और पित्त प्रकृति का। इसके लिए आपको चरक संहिता विमान स्थान में आपको बहुत अच्छा वर्णन मिलेगा कि कौन सा गुण, कौन सा जो भाव दिखता है आपको, उसमें कौन से गुण के कारण, उस दोष के कौन से गुण के कारण ये भाव दिखता है, ये आपको पता चलेगा। और हम जब कफक दोष की बात करेंगे, कफ दोष को समझने के बाद हम लोग उनके उपक्रमों की एक साथ बात करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने आपका थोड़ा 12 मिनट और 35 सेकंड समय ज्यादा लिया है, तो मैंने तय किया था कि 1 घंटे से बहुत ज्यादा ऊपर न जाए, जैसे पहले दिन हुआ था। तो मैंने सोचा हो कि मैं आपको एक कंसाइज लेकिन एक पूरा पिक्चर वात और पित्त को देने की मैंने कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप अगर आपको इस बारे में कोई प्रश्न हो तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, मैं आपको सारे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मेरा एक ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मुझे आप अभय एन के, ABHAYNK, A for apple, B for ball, H for hat, A for apple again और Y for yellow, N for north and K for kite, ये सारे स्मॉल लेटर्स में abhayank@yahoo.com, इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं को हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ फ्रूटफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।